हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन की। और फाइनली भारत उन कंट्रीज़ में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन से अपनी ट्रेन को ऑपरेट करते हैं। और पहली जो ट्रेन है इंडिया की वो हरियाणा में चलाई जाएगी और 89 किलोमीटर के रूट पे ये अभी इनिशियली ये ट्रेवल करेगी। तो अभी इसके पीछे हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि कौन-सी ऐसी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं जिसके थ्रू हम इसको और लार्ज स्केल पे चला सकते हैं, या एग्ज़ैक्टली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे वर्क करती है? तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी फर्दर देखने वाले हैं। और अगर हम लोग देखें कि ये जो लॉन्च है इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन का, ये इतना हिस्टोरिक क्यों है? तो इसके इसके पीछे हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए इंडिया के फ्यूचर के लिए एंड इवन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर हम लोग अभी तक की ट्रेन्स की हिस्ट्री देखें कि पूरी दुनिया में या इंडिया में ट्रेन्स कैसे ऑपरेट करती थी, तो हम सभी लोग जानते हैं कि पहले स्टीम से ऑपरेट करती थी, फिर उसके उसके बाद डीजल से चलना शुरू हुआ, और अब बहुत हद तक जो ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। लेकिन अब जो फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ के जो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आ रही है और इंडिया भी लेके आया है, कि अभी हम लोग हाइड्रोजन्स के थ्रू ट्रेन्स को ऑपरेट करना शुरू कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रोजन की, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन जो है ये क्लीनेस्ट फ्यूल में माना जाता है। इसमें भी कोई CO2 का कोई भी इमिशन नहीं होता है, या कोई भी पॉल्यूशन नहीं है इसके थ्रू होता है, तो इसलिए इसको क्लीनेस्ट फ्यूल माना जाता है। तो इसलिए भी ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हमारा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ इंडिया में ऐसे हैं। इवन वैसे तो इंडिया में जो 95% हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोगों ने कवर कर लिया है, 95% इंडिया के रीजन्स को। लेकिन कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा सकते हैं, या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ट्रेन्स नहीं ऑपरेट कर सकती हैं। तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसके थ्रू अगर हम लोग ट्रेन्स को चला सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसलिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। अच्छा, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि ये एक हाइड्रोजन ट्रेन है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये डीज़ल से चलने वाली ट्रेन है? तो ये डीज़ल से ऑपरेट नहीं होगी। और ना ही जैसे डीज़ल होता है, उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली उसका कंबस्टन होता है, और वो डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हम लोग हाइड्रोजन जो फ्यूल है, उसका यूज़ करेंगे। तो अगर इसमें हम लोग डीज़ल का जो डायरेक्ट कंबस्टन है, ये नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं ट्रेन को चलाने के लिए? तो सबसे पहले हम लोग जो हाइड्रोजन है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो हाइड्रोजन है, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, और उसको हम मोटर के थ्रू ऑपरेट करते हैं। जैसे कि हमारी जो गाड़ी होती है, सपोज़ करो जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक बैटरी होती है, और बैटरी को हम लोग उसको क्या करते हैं कि वो बैटरी जो होती है, वो हमारे जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, उनको पावर देती है, राइट? उसके थ्रू हमारी गाड़ी चलती है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, इसको हम सिंपली फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से फिर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर चलता है, और फिर जो व्हील्स चलते हैं, सेम यही चीज़ है। अब इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जैसे जो इलेक्ट्रिक जो ट्रेन होती है, उसमें ओवर हेड के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, वो लगातार उसको मिलते रहता है और ट्रेन चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उसको सप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें जो हाइड्रोजन का प्लांट है, वो हम ट्रेन के अंदर ही उसको इंस्टॉल किया जाता है, और जिससे कि जो हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, और उससे जो पूरी ट्रेन है, वो चलती है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उसको पावर नहीं देते हैं, यहाँ पे हमें एक प्लांट इंसर्ट करना पड़ता है ट्रेन के अंदर ही, और उसके थ्रू जो पूरी ट्रेन है वो चलती है। अभी जैसे हम लोग इसका एनर्जी कन्वर्जन सीक्वेंस देखें, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोगों ने फ्यूल सेल में कन्वर्ट करा, उसके थ्रू फिर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है, उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू व्हील्स चलते हैं, और हमारी जो पूरी ट्रेन है वो चलती है। तो ये पूरा इसका एनर्जी कन्वर्जन का सीक्वेंस है, या प्रोसेस जैसे ये हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट होती है। अच्छा, हम लोग अगर बात करें कि अब हाइड्रोजन टैंक्स जो होते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस होती है, वो लो लो डेंसिटी होती है, इसलिए जो उसको स्टोर करने के लिए आपको बहुत ही हाई प्रेशर टैंक्स चाहिए होते हैं, और इसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस जो होती है, प्रॉपर फायर रेजिस्टेंस होती है, लीक रेजिस्टेंस होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर सकते हो। अच्छा, अगर हाइड्रोजन का देखा जाए, तो ये अगर हम लोगों ने इसको ठीक से नहीं सँभाला, तो ये क्या है, बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें इसमें जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ बनाया जाता है। अब इसमें जैसे हम लोगों ने पहला कंपोनेंट देखा कि हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक्स चाहिए होते हैं। दूसरा है, इसमें फ्यूल सेल स्टैक चाहिए होते हैं। ये एक प्रकार का जो होता है ट्रेन का बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे डीज़ल में होता है कि आपका डीज़ल पहले क्या होता है, वो बर्न होता है, फिर उसको पिस्टन मूव करते हैं, कंबस्टन होता है। लेकिन
ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और आगे अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है। और इसमें जो तीसरा कंपोनेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बैटरी पैक। बैटरी पैक इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बैटरी में पैक करके रख दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो जो ट्रेन है बहुत हाई एल्टीट्यूड में जा रही है या उसको एक्सेलरेट करना है या तो वहाँ उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसका बैटरी पैक का यूज़ करते हैं। या सपोज़ करो काफ़ी ऊँचाई में जा रही है जहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं, तो वहाँ पे हमारा ये बैटरी पैक का यूज़ होता है। जहाँ भी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आ गई, वहाँ पे भी हम लोग बैटरी पैक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये हम लोगों को पहले से इंस्टॉल करके रखना होता है कि अगर अनसर्टेनिटी हुई या कहीं पे भी अचानक डिमांड होती है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है इसमें हमारा होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इसका काम होता है कि जो वोल्टेज है, करंट है, उन सबको कंट्रोल करना और इलेक्ट्रिक ट्रांज़ैक्शन मोटर भी होता है इसमें। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी से जो मोटर है, वो मूव करे, उसके लिए इसका यूज़ करा जाता है। तो ये सारे इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हम लोग हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करें कि हम लोग हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें हम लोगों का क्या होता है कि सबसे पहले फ्यूल सेल जो होता है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन को एंटर करवाते हैं और दूसरी तरफ से जो एयर है, जो हमारे आस-पास की हवा है, उसको भी उसमें एंटर करवाया जाता है। लेकिन उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सेपरेट कर देते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ये जो हम लोगों ने ऑक्सीजन को सेपरेट करा है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। फिर उसमें जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, उसमें एंटर किया जाता है विदाउट ऑक्सीजन और इसमें एक कंपोनेंट होता है दैट इज़ द प्लैटिनम, ठीक है? ये प्लैटिनम एक कंपोनेंट होता है। इसके थ्रू प्लैटिनम कैटालिस्ट होता है ये एक तरह का। ये जो प्लैटिनम कैटालिस्ट होता है, इसका यूज़ करके हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अभी जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, वो मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोटॉन होता है, ये मेम्ब्रेन से पास हो जाता है। अभी इनका क्या यूज़ है? तो इसमें देखो जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग मूव कराते हैं एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। जब ये एक्सटर्नल सर्किट में मूव करता है, तो वहीं से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उससे मोटर मूव होता है और हमें लाइट मिलती है। इससे एयर कंडीशनिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब अगर हम लोग देखें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन क्या होता है, वो मेम्ब्रेन को पास कर जाता है। तो उससे क्या होता है, उसके आगे चल के जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, जो हैं, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। तो इसको हम लोग जानबूझ के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन जो मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाता है और जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि जो वाटर है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, लाइक जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और ये जो वाटर हो गया, सॉरी ऑक्सीजन हो गया, इन तीनों को मिलके हम मिलके ये वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। इससे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके वाटर बनाते हैं। इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसी से हीट जनरेट होती है। बट इसमें कोई भी हमें CO2 इसमें कुछ भी जनरेट नहीं होती। इसीलिए देखो इसको क्लीनेस्ट फ्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ना ना ही कोई धुआँ निकलता है, ना ही इससे कोई भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है और ना ही इससे CO2 जनरेट होती है। तो इसलिए इसको सरकार इतना एम्फेसिस भी दे रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे हम लोग डीज़ल को बर्न करते हैं डायरेक्टली, वैसे हम लोग हाइड्रोजन को बर्न क्यों नहीं करते? तो इसमें इसके मेनली 2 रीज़न हैं। एक तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग इसको डायरेक्टली बर्न करने जाते हैं हाइड्रोजन को, तो इससे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। दूसरा यहाँ पे जो एफिशिएंसी है उसका इश्यू भी हो सकता है। तो इस वज़ह से हम लोग इसको डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते और ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्यूल सेल का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इसमें कोई भी बर्निंग नहीं होती। ये काफ़ी हायर एफिशिएंसी देता है हमें, इसमें मेंटेनेंस भी कम लगती है और इसका जो ऑपरेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे फ्यूल सेल का जो यूज़ है, वो ज़रूरी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक डिबेट है कि यहाँ पे हमें किस तरह के हाइड्रोजन को लेना चाहिए या किस तरह के हाइड्रोजन को लिया जा रहा है। तो इसमें मेनली 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं, एक ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। अभी ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है ना कि यहाँ पे जब हम लोग हाइड्रोजन से जब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं, यहाँ पे CO2 को निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए यहाँ पे CO2 का एमिशन होता है। और अगर हम लोग ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी CO2 होता है, लेकिन हम लोग इसको डीप अंडरग्राउंड उसमें हम लोग इसको कैप्चर कर देते हैं, और तो ये यहाँ पे भी CO2 का एमिशन हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन को प्रेफर नहीं करते। लेकिन जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं होता है एंड यहाँ पे जो जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो इस वजह से इंडिया का जो कोर टारगेट है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करें, बिकॉज़ ये एक क्लीनेस्ट फ्यूल है और इसमें किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है। और इसी के लिए इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी स्टार्ट करा है, जिससे कि हम लोग इसमें और ज़्यादा तेज़ी ला सकें।
अच्छा, अगर इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफ़िकेशंस है, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में चलने वाली है, इसके बारे में हम लोग अगर बात करें, तो इसमें 10 कोच होंगे टोटल, जिसमें ये टोटल इसका जो पावर आउटपुट होगा वो 2400 किलोवाट होगा, और इसकी जो रूट्स और स्पीड होगी, तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 75 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, और ये जो जिंद और सोनीपत वाला रूट है, वहाँ पे 89 किलोमीटर के ट्रैक पर चलाई जाएगी। अच्छा, इसका जो एस्टिमेटेड कंजप्शन है हाइड्रोजन का, तो वो 300 केजी ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल डेली के बेसिस पे इसका अभी एस्टिमेट करा जा रहा है। अगर हम लोग इसकी स्टैंडिंग की बात करें कि इसकी सीटेड पैसेंजर सीटेड कैपेसिटी कितनी है, तो ये 682 है। तो ये जो स्पेस है वहाँ पे उसके बेसिस पे है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो 2600 पैसेंजर्स आराम से वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये पूरा इसका ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है इस ट्रेन का वो है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें ट्रेन में रिफ्यूलिंग करना हो, राइट, रिफ्यूलिंग, तो इसके लिए हम लोग हाइड्रोजन अगर रिफ्यूल करना है तो इसके लिए हम लोगों को, क्या हम लोग जैसे डीज़ल से रिफ्यूल करते हैं, क्या उसी तरह से, या पेट्रोल डलवाते हैं, क्या उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसके लिए हम लोगों को प्रॉपर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, सप्लाई, कंप्रेशर, स्टोरेज टैंक्स बनाने पड़ेंगे, और इसके लिए कूलिंग इक्विपमेंट्स, सेफ्टी सेंसर्स, लीक डिटेक्टर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को लगाने पड़ेंगे। तभी ये जो ट्रेन है ये हाइड्रोजन से ऑपरेट हो पाएगी। और इसके लिए हम लोग अगर देखें तो भारत सरकार ने क्या करा है, इसके लिए भारत सरकार ने जो लार्जेस्ट हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग फैसिलिटी है, वो जिंद में ही बनाया है, जिससे कि हम लोग वहाँ पे रिफ्यूल कर सकें इसको प्रॉपर तरीके से। अभी देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो हाइड्रोजन है ये बहुत डेंजरस है, और जब इसका जो लीक होता है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये डेंजरस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर हम लोग इसमें प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम से लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटेड सेट ऑफ वॉल्स का यूज़ करते हैं, प्रेशर रिलीफ सिस्टम्स का यूज़ करते हैं अगर यहाँ पे, तो हम लोग इसको प्रॉपरली हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें वैसे इसमें और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो रिफ्यूलिंग का चैलेंज है ये है। दूसरा हमारा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, राइट? इसमें ये इसीलिए इसका कॉस्ट इतना बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस इतने लेने होते हैं। तो इस वजह से यहाँ का इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा भी था कि इसमें हम लोगों को हाई प्रेशर जो स्पेशल सिलेंडर चाहिए होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। तो वहाँ पे जहाँ जिस रूट पे ट्रेन चलेगी वहाँ पे आपको प्रॉपर प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सब चाहिए होता है। तो इसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पे जो फ्यूल सेल भी होता है वो भी प्लैटिनम का होता है, तो उसमें वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और फिर हाइड्रोजन का जो लीकेज होता है उसको वो ना हो, उसके लिए हमें एडवांस मटेरियल का यूज़ करना होता है, तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर इंजीनियरिंग चाहिए होती है। तो इस वजह से ये ओवरऑल अगर हम लोग देखें, तो इसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये एक तो कॉस्टली है, दूसरा इसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये डेंजरस भी है। अच्छा, अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें कि कौन-कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हाइड्रोजन से रिलेटेड ट्रेन्स को ऑपरेट कर रही हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जर्मनी को देख सकते हैं कि ये इसने दुनिया का पहला हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन चलाया था, जिसका नाम था कोराडिया लिंटबॉय एल्स्टम। ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन था, और ये 2018 में उन्होंने ऑपरेट करके दिखाया था, और दुनिया को दिखाया था कि हम हाइड्रोजन से भी ट्रेन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूएस, ये भी इस हाइड्रोजन से रिलेटेड ट्रेन्स का यूज़ कर रहे हैं, और अब इंडिया भी इस लिस्ट में 2026 में अपने आप को इंडिया ने भी शामिल कर लिया है। तो ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस था, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि पूरा जो हमारी हाइड्रोजन ट्रेन है ये ऑपरेट कैसे करेगी, और क्या टेक्नोलॉजी है उसको कैसे हम लोगों ने यूज़ किया है, इसके जो बेनिफिट हैं या इसके जो नुकसान हैं और फ़ायदे हम लोगों ने दोनों देख लिए। तो ये ओवरऑल इसका एनालिसिस था। थैंक यू।